दोस्तों, उम्मीद है आपको पिछली एपिसोड पसंद आई होगी। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मज़े मज़े की एपिसोड मिलती रहे। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। सूफी मेरी जान खुद को संभालो। सूफी जार ओ कतार रोते हुए कहे जा रही थी, सच बताओ मेरी माही ठीक तो है? इसे कुछ हुआ तो नहीं? मैं इसे देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार इसे देखने दो। मैं सूफी को अपने सीने से चिपकाए हुए बोला, हाँ जान वो ठीक है, तुम पहले खुद को संभालो। इतने में मिलवीर सिंह और गुरेज खान माही को सहारा देखकर गाड़ी से नीचे उतारने लगे। माही को अपने कदमों पर चलते देख कर सूफी माही को ओ अज़ीं देते हुए मेरे बाजों से निकलने की कोशिश करने लगी। महसूफ को संभालते हुए बोला, खुद को संभालो, वो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम उसके सामने ऐसे परेशानी का इजहार करोगी तो तुम्हें रोता हुआ देखकर फिर से इसकी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हें तो इसको संभालना है और तुम खुद कमजोर पड़ रही हो। सूफी मेरे सीने में चेहरा छुपाकर रोते हुए बोली, यासिर ये हमारे साथ किया हो गया, हमें किसी किस्म की सजा मिली है? किस गुनाह की हमने सजा पाई है? हमने इन जालमों का क्या बिगाड़ा था जिन लोगों ने हमारी हस्ती बस्ती जिंदगी कांटों से भर दी है? मैं सूफी को दिलासा देते हुए अपने बाजू में लेकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा। माही को लेकर नीचे लिटा दिया। हकीम बाबा ने कुछ अद्वियात दी थी जिनमें एक गाढ़ा सा शरबत था जिसका आधा चम्मच हर घंटे बाद माही को पिलाना था। माही का रंग पीला जर्द हो चुका था जिसे इसके जिस्म में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। और रेज खान ने सूफी को कहा, बाजी अब माही बहन को खुद इस सिरप का आधा चम्मच दें, इसे इसका मैदा वर्किंग करने लग जाएगा। जहर के असर से इसके मैदे में सोजिश हो गई है, 2-3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हकीम बाबा ने सख्ती से मना किया है कि इसे किसी किस्म की परेशानी ना हो और ना ही इसके सामने कोई टेंशन वाली बात की जाए। मर्ज खान की बात सुन कर सूफी अपने उनसो साफ करते हुए खुद को संभालने लगी। मैंने कहा, शाबाश, ये हुई ना बात। इतने में जहांजेब खान बोला, यासिर लाला तुम तो इतने बहादुर हो, मगर भाभी तो इतने छोटे दिल की मालिक है। कमाल है यार, इतने बहादुर बंदे की बेगम इतनी कमजोर साबित हुई। जहांजेब खान की बात सुनकर वहां खड़े सब के का लगाकर हंसने लग गए, जिसकी वजह से सूफी के चेहरे पर शर्माने की सुर्खी तोड़ने लगी। मैं हंसते हुए बोला, देख लो बेगम, तुम्हारी वजह से मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं। सूफी शर्माते हुए मुझे कोहनी मार कर खामोश रहने का इशारा करते हुए सिरप पकड़कर माही के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए सरगोशी में बोली, तुम नहीं सुधरोगे। कमरा एक दफा फिर के कहों से गूंज उठा। शायद सब ने सूफी को मुझे कोहनी मारते देख लिया था। चंद लम्हे पहले सोगवार माहौल जहांजेब खान की चुटकुले की वजह से हंसी में बदल चुका था। इस दौरान मेरी नज़र गुलजेब की तरफ पड़ी। सब हंस रहे थे, सबके चेहरों पर खुशी नाच रही थी, मगर गुलजेब संजीदा बैठी हुई टिकटिकी बांधे मेरी जानिब देखे जा रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने मुस्करा कर गुलजेब की जानिब देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें इन जालमों की कैद से छुटकारा मिल जाने पर खुशी नहीं हुई? मैं बात मुकम्मल करके हैरांगी से गुलजेब को देखने लगा। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। वो इस पोजीशन में बुत बनी मुझे देखे जा रही थी। मैंने चंद लम्हे इसके जवाब का इंतजार किया, मगर उसकी पोजीशन में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आई। मैंने इसकी आंखों के आगे हाथ हिलाकर फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, ज़ेब क्या बात है? तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं यासिर हूं, भूल गई हो मुझे? आंखों के सामने हाथ हिलाने से बस इतना फर्क पड़ा कि गुलजेब ने पलकों को झपका कर चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। जहांजेब खान बोला, यासिर लाला, लगता है नशा और इंजेक्शन की ज्यादती की वजह से गुलजेब बहन के दिमाग पर असर बाकी है, इसलिए ये गुमसिम है। इसे अभी ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे ये जानकर खुशी के साथ हैरांगी भी हो रही थी कि सूफी भी उनके साथ ही रही थी। जितनी दफा इंजेक्शन इन दोनों को लगाए जाते रहे थे, सूफी को भी इतनी ही इंजेक्शन लगाए जाते होंगे, फिर भी सूफी काफी हद तक सेहतयाब नजर आने लग गई है। गुलजेब तो सिर्फ गुमसिम थी, मगर माही तो मौत के मुंह से बच कर आई थी। गुलजेब का अभी तक गुमसिम बैठी रहना और मुझे देखकर मेरी बात सुनकर भी इसका यूं खामोश रहना मुझे परेशान कर रहा था। गुलजेब बज़ाहिर तो ठीक नजर आ रही थी, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी, और होश में आने के बाद अभी तक इसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। फिर ये सोच कर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी कि सूफी के तंदुरुस्त होने के पीछे मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प, मुझसे मिलने की खुशी वजह बनी थी। इन चीज़ों ने इसे तंदुरुस्त कर दिया था, जबकि माही और गुलजेब के ऐसे जज्बात किसी के लिए भी नहीं थे।
जिन जज्बात ने सूफी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी थी कि जरा सा होश में आने पर उसने अपने असाब पर काबू पा लिया था। ये तो इसकी सच्ची मोहब्बत की दलील थी कि आँख खुलते ही जब महबूब के चेहरे को सामने पाया तो महबूब के दर्शन के नशे में सब नशों को मात दे दी थी। सूफी माही का सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए इसको सिरप पिलाने के बाद इसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए मोहब्बत भरी नजरों से इसके चेहरे को देखने लग गई। माही आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी मगर इससे आंखें खिल नहीं रही थीं। इसके होंठों पर अम्मी जी, हाय अम्मी जी के सवा कुछ नहीं निकल रहा था। सूफी उसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे पुकार रही थी, इस एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अब हम आज़ाद हैं और हम बहुत जल्द अपने घर अम्मी अब्बा जान के पास चले जाएंगे। मगर माही मदहोशी में अपने अल्फाज दोहराए जा रही थी। इसी दौरान बलबीर सिंह और गुलरेज खान नाश्ता लेकर आ गए। जब हम माही को सन्यासी बाबा जी के पास लेकर गए थे तब अमरजीत सिंह नाश्ता भी गांव से बनवा कर लाया था। जहांजेब खान ने मुझे सूफी लोगों के साथ नाश्ता करने का कहा और खुद बाहर निकलकर कमरे में सूफी और गुलजेब और माही थीं, बाकी सब दूसरे कमरे में नाश्ता करने में मसरूफ थे। नाश्ते के दौरान सूफी गुलजेब को रोटी के नवाले खिलाती रही। गुलजेब की हालत अभी तक वैसी की वैसी ही थी। वो खामोशी से नवाले चबती हुई कभी मेरी जानिब देखने लग जाती, कभी सूफी की जानिब, जबकि माही वैसे ही बेहोश पड़ी थी। नाश्ता करने के बाद मैं सूफी को कपड़े देकर कमरे से बाहर आ गया ताकि वो खुद भी कपड़े बदल ले और माही और गुलजेब को भी कपड़े बदलवा दे। मैंने अभी तक डॉक्टर खान की हालत भी नहीं देखी थी कि इसे किस हाल में रखा हुआ है। सूफी के होश में आने की खुशी में सब कुछ भला दिया था। हालांकि हम अभी भी खतरे में थे, प्राय दुश्मन मुख में थे, मगर मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे हम अपने घर पहुंच चुके हैं। खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था और ये सब सूफी की बदौलत था। बाहर आकर मैं दूसरे कमरे में आया तो सब वहां बैठे हुए नाश्ता करने के साथ साथ कुछ गुपशप में मसरूफ थे, जबकि डॉक्टर खान को कमरे की कोने में कबाड़ की तरह फेंका हुआ था। वो नीम बंद आंखों से सर झुकाए दीवार के साथ टेक लगाए टांगें सीधी करके बैठा हुआ था। मुझे देखकर गुलरेज खान बोला, यासिर ला आओ नाश्ता कर लो। ओ माजो जल्दी से बोला, अब इससे किसी चीज की उम्मीद मत रखो, अब भूल जाओ कि ये हमें लिफ्ट करवाएगा। जिस शय के लिए पागल हुआ फिर रात को वो इसे मिल गई है। माजो का अंदाज ऐसा था कि सबके साथ मेरी भी हंसी निकल गई। मैं हंसते हंसते डॉक्टर खान की तरफ बढ़ते हुए बोला, इस मुर्दार इसको कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं? जहांजेब खान बोला, अभी खुद तो कुछ खा लें, इसको भी तसल्ली से खिलाएंगे जी और पिलाएंगे भी। हम जरा पेट पूजा के साथ थोड़ी गुपशप कर लें, फिर फरी होकर उसकी स्पेशल दावत करते हैं। जहांजेब खान की बात मुकम्मल होते ही सब खिल खुलाकर हंस पड़े। मैं डॉक्टर खान के करीब जाकर ठोकर मारते हुए बोला, उठो देख तेरा बाप आया है। बहुत बढ़ के मार रहा था ना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खुद अपनी बहन को हमारी कैद से आज़ाद करवा लेगा। अब तो देख हम खुद तुझे तेरी बहन के पास लेकर जाएंगे और तेरी आंखों के सामने इसका वो हाल करेंगे कि तो अपनी बहन का हाल देखने से पहले मौत की भीख मांगेगा। तब तुझे एहसास होगा कि तुमने इस कौम की बेटियों को अगवा करने की गलती की है। मेरी धमकी सुनने के बावजूद डॉक्टर खान अपनी बहन के लिए रोने पीटने की बजाय गुनूदगी की हालत में सर उठाकर मेरी तरफ देखने लग गया। वो लड़खड़ाते हुए सर के साथ आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह नहीं खिल रही थीं। इसके मुंह से खून मिला राल बह रहा था। इससे पहले कि मैं इसे मजीद कुछ कहता, जहांजेब खान मुझे रोकते हुए बोला, सब्र करो यासिर लाला, उधर आओ हमारे पास बैठो, इसको बाद में देख लेंगे। मुझसे कुछ और तो ना हुआ, मैं डॉक्टर खान के मुंह पर थूकर उसकी टांग पर जोरदार ठोकर मारते हुए साथियों के पास जाकर बैठ गया। ठोकर पड़ने से डॉक्टर खान के हल्क से तभी सी चीख निकली, मगर साथियों के कहों में इसकी चीख दब गई। कुछ देर बलबीर सिंह हमें जहां के रहन सहन, बोल चाल और मिलने मिलाने के अंदाज के बारे में ब्रीफिंग देने के बाद बोला, हमने रात को यहां से अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाना है। हमारा अगला ठिकाना अमृतसर होगा। वहां जिस गांव में हमने जाना है पुलिस भी डरती है, वहां कदम नहीं रखती। उधर अब लोग बेधड़क होकर बाहर आ जा सकते हैं। वो सारा इलाका हमारा है। यहां सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में हम रुके थे। वैसे तो यहां भी हमें खतरा नहीं, मगर यहां हम कैदी बनकर रह जाएंगे और खाने पीने और आराम करने में दिक्कत पेश आएगी। और वैसे भी हमारे पास असलहा गोलियां वगैरह खत्म होने को हैं।
अगर कोई मसला बन गया तो मुकाबला के लिए हथियार होना जरूरी है। गुलरेज खान बोला, सरदार जी, उन चारों ने आर्मी के यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। ऐसे में उनका वहां जाना मुनासिब रहेगा, क्योंकि वहां तो आर्मी को एक आंख बर्दाश्त नहीं करते। बलबीर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, गुलरेज लाला, हमारे होते हुए तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? अगर हम उनको इस हालत में भी वहां ले जाएं तो पूरे इलाके में किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि सरदार बलबीर सिंह के मेहमानों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। मगर फिर भी जैसे तुम मेरे भाई हो, इसी तरह ये भी मेरे भाई हैं। उनके लिबास का इंतजाम हम अमरजीत सिंह के गांव से करके आए हैं। अभी देखना, तुम उनको पहचान नहीं पाओगे। बलबीर सिंह की बात सुनकर गुलरेज खान मुस्कुराते हुए बोला, वहां सरदार जी, ऐसे ही नहीं, तुम गुलरेज खान के जिगरी यार हो। बलबीर सिंह मुस्कुराते हुए हमारी जानिब देख कर बोला, इन चारों को फौजी वर्दी उतार कर पंजाबी हुलिया अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद हम निकलने की तैयारी करते हैं। तब तक माही बहन की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। अमरजीत सिंह कपड़े की गठरी में से मुख्तलिफ रंगों की चादरें, मर्दाना सूट निकालकर उनमें से सफ़ेद सूट निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, यासिर, ये सफ़ेद करता पाजामा तुम्हारा है। अंदाजना तुम्हारे साइज का है। उम्मीद है कि तुम्हें पूरा आ जाएगा। तुम नहाकर कपड़े बदल लो, फिर जहाजेब लाला, सुरेश और माजो भी कपड़े बदल लेंगे। मेरी जहाजेब और माजो की फौजी वर्दी फटी हुई थी, जबकि सुरेश की वर्दी फटी तो नहीं थी मगर काफी गंदी हो चुकी थी। गुलरेज खान के बकौल हमारा फौजी वर्दी में रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में गुलरेज खान ने मुझे पंजाब के बारे में बताया था कि पंजाब के कई इलाकों में आर्मी को सख्त नापसंद किया जाता है, और जिस इलाके में हम मौजूद थे ये इलाका भी ऐसे लोगों से भरा पड़ा था जिसका बस चलता तो यहां आर्मी का जवान देखते ही वहां से कुत्ते की मौत मार देते। ऐसी सोच के मालिक वो लोग थे जो अपना अलग मुख खालसतान बनाने के हक में सरबुलंद थे। आर्मी से नफरत करने की एक ये भी वजह सुनने में आई थी। सिखों का एक खास तबका इस तंजीम के सख्त खिलाफ है। उनके जहन में भी ये बात बिठा दी गई थी कि इस तंजीम को आर्मी के हिंदू मजहब के बड़े ओहदेदारों की सरपरस्ती हासिल है। इंडिया में अवाम की फौज के साथ नफरत देखकर और कई किस्म की बातें सुनकर मुझे अपने वतन की फौज और फौज से अवाम की मोहब्बत याद आ गई। मेरे वतन की फौज से मोहब्बत का इजहार पाकिस्तान के बच्चे से लेकर बूढ़े तक करते हैं, और वो दिल की अथाह गहराइयों से। यही वजह थी कि जहां भी आर्मी के जवान देखे थे, अवाम का सीना फखर से चौड़ा हो जाता था, और जवान को देखकर बच्चा हो या जवान बूढ़ा सलाम जरूर मारता है। और यहां फौज को अपने मुख में ही कुत्ते जितनी हैसियत मिलती थी। सबूत की बजाय खेतों में पड़ते थे। मैं नहाने के लिए वाशरूम गया जहां नलका लगा हुआ था। आज बड़े दिनों बाद नलका देखकर मुझे अपना गांव और बचपन याद आ गया। मैंने वर्दी उतारनी शुरू की तो पेंट की जेबों से दो ऐसी चीजें मिलें जिनमें से एक को देखकर खुशी की इंतहा न रही, जबकि दूसरी चीज को देखकर मैं गहरी सोचों में गुम हो गया। पहली शय मजून की वो डिब्बी थी जो कश्मीर में मुझे गिफ्ट के तौर पर दी थी, और दूसरी वो कागज की पर्ची थी जिस पर मनमीत कौर ने चंडीगढ़ और अपना एड्रेस, फोन नंबर लिखा था। बाकी हथियार और कुछ और चीजें डॉक्टर खान के गार्ड ने निकाल ली थीं। ये दो चीजें खुशकिस्मती से बच गई थीं। अब फिर सीने पर जैकेट बची थी जो शायद सुरेश की वजह से बच गई थी। कुछ देर में नहाकर मैंने सीने पर जैकेट पहनकर ऊपर से बनियान चढ़ाकर सफेद करता पहन लिया। करता पहनकर मैंने जिस्म का जायजा लिया कि जैकेट नजर तो नहीं आ रही या कहीं से नुमाया तो नहीं हो रही, मगर बनियान ने जैकेट को अच्छी तरह छुपा लिया था। वैसे भी करता मोटे कपड़े नुमा कपड़े का था, जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। पाजामा पहनकर मनमीत कौर की दी हुई कागज की पर्ची और मजून की डिब्बी जेब में डालकर वाशरूम से बाहर आ गया। बाहर निकलकर मैंने अपना जायजा लिया तो करता पाजामा पहनकर मेरी तो टुवर ही बदल गई। आज बड़े दिनों बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिले थे। कुछ देर बाद जहाजेब खान सुरेश ने भी कपड़े बदलकर पंजाबी लिबास करता पाजामा पहन लिया। मुझे देखकर हैरानगी हुई कि अमरजीत सिंह ने हम चारों के लिए कपड़े के साथ साथ जूतों का इंतजाम भी कर लिया था। ऐसे ही तीनों लड़कियों के लिबास और जूतों का इंतजाम किया हुआ था। वैसे तो हम 5 घंटे से अमरजीत सिंह के गांव में रुके हुए रहे थे, फिर भी 7 लोगों की मुकम्मल लिबास और साइज के हिसाब से हर शय का इंतजाम करना और नाश्ता, खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं था। तो इस गांव में भी उनकी तंजीम सरगर्म थी, जिसको ये लोग खिलकर हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे थे। फिर सब इत्तेफाकिया तौर पर हो गया था।
خیر جو بھی تھا جیسے بھی تھا، اس وقت ایسے مشکل حالات میں ہمارے لیے اتنا کچھ کرنا ان کے نسلی ہونے کی دلیل تھی۔ پنجابی لباس پہننے سے ہم چاروں کا سر سے پاؤں تک روپ بدل چکا تھا۔ کرتا پاجامہ اور پیروں میں سادہ جوتے پہن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی فنکشن میں آئے ہوئے ہیں۔ باقی جہازیب خان، گلریز خان، جمشید، انہوں نے پہلے ہی کرتا پاجامہ اور سروں پر سرداروں والی پگڑیاں پہن رکھی تھیں۔ جب ہم چاروں تیار ہو گئے تو اگلے مرحلے میں ہمارے سروں پر بھی سکھوں والی پگڑیاں باندھ دی جانے لگیں تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ گزرے کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ پنجابی زبان تو ہم ویسے ہی جانتے تھے، اس لیے حلیہ بدلنے کی ضرورت تھی۔ وہ ہمارا بدل چکا تھا، اب ہمیں کوئی بھی دیکھ کر سردار ہی سمجھ سکتا تھا۔ ویل ڈریس ہو کر سی گلوب دھار کرنا ہے۔ صوفی کو سرپرائز دینے کے لیے بے چینی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھا کے جا کر اسے حیران کر دوں، پریشان کر دوں۔ مزے کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازے کے پٹ کو اندر دھکیلا تو ہلکا سا دروازہ کھلا، جس میں سے سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے کپڑے تبدیل کر لیے ہیں، اس لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر صوفی کمرے میں اکیلی ہوتی تو میں بلا ججے کا کمرے میں داخل ہو جاتا، مگر اس وقت کمرے میں ماہی اور گلزیب بھی موجود تھیں، اس لیے احتیاط کے طور پر میں نے دروازے پر نوک کیا تو اگلے لمحے اندر سے صوفی کی آواز آئی، آ جاؤ یاسر۔ صوفی کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اسے کیسے معلوم پڑ گیا کہ میں باہر ہوں، حالانکہ میں نے صرف دروازے کی کنڈی بجائی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو ہم دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں تو صوفی کو سرپرائز دینے کے چکر میں آیا تھا، مگر آگے سے صوفی نے ہی مجھے حیران، پریشان اور بے جان کر دیا تھا۔ صوفی نے اورنج کلر کی سادہ قمیض اور ڈارک گرین ممکیا کلر کی شلوار پہن رکھی تھی۔ حالانکہ قمیض بالکل سادہ تھی، مگر قمیض جس جوان بدن کی زینت بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے سادہ لباس کو بھی چار چاند لگ گئے تھے۔ وہ سادہ سا لباس انمول ہو گیا تھا۔ جسم بھرا بھرا تھا، جس کی وجہ سے گھٹنوں سے اوپر تک شارٹ قمیض اور اس شارٹ سے بغاوت کرتا اس کا حسین جوان بدن صرف ایک گہری سانس سے قمیض کو پھاڑ دینے والا، اس کا جوا مجھے بہکانے پر تول رہا تھا۔ حالانکہ صوفی نے چہرے کو گیلے کپڑے سے صاف کیا تھا اور بالوں میں کنگھی کر کے بالوں کو تھوڑا بہت سنوارا تھا، مگر وہ اس سادگی میں بھی قیامت کی اگا رکھ رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گرمی میں خاصی کمی تھی۔ کچھ موسم کی تبدیلی کا اثر تھا کہ ہم اس علاقے میں تھے جہاں چاروں طرف سبزہ تھا، جس کی وجہ سے گرمی کا احساس بالکل بھی نہیں تھا، مگر صوفی کے جوا کا پہلا جلوہ دیکھ کر ہی میرے جذبات کو آگ کی چنگاری مل گئی۔ اگلے لمحے میرا بدن آگ کی شعلوں میں لپٹ گیا، میرے جذبات اس آگ میں سلگنے لگے۔ میں ماہی اور گلزیب کی موجودگی کو بھول کر اپنے محبوب کے حسن میں کھویا ہوا، اس کے حسین بدن کے نشیب و فراز پر نظر جمائے، اس کی طلسمی جادوئی نظروں کے جال میں جکڑا ہوا سلو موشن میں اپنی محبوبہ کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ میرا دل ہلنا شروع ہوا اور میں اپنے محبوبہ کے حسن کا اسیر ہوئے ہر قدم پر اس کے حسن پر شعر کہتا ہوا اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ سورج کی کرنوں کی مدھم روشنی میں گلابی انچل کی دمک ہائے، سرد کمرے میں چلتی گرم سانسوں کی مہک ہائے، بازو کے سخت حلقے میں کوئی نازک بدن ہائے، سلوٹیں بلبوس پر انچل بھی ٹھلکا ہوا ہے، گرمی رخسار سے ڈھلکی ہوئی ٹھنڈی ہوا، نرم زلفوں سے ملائم انگلیوں کی چھیڑ چھاڑ، سرخ ہونٹوں پر شرارت کے کسی لمحے کا عکس، ریشمی پاؤں میں چوڑیوں کی کبھی مدھم کھنک، شرمنگی لہجوں میں دھیرے سے کبھی چاہت کی بات، دو دلوں کی دھڑکنوں میں گونجتی ایک صدا، کانپتے ہوئے ہونٹوں پہ تھی کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں اور میں تجھے جی بھر کے دیکھتا رہوں، صدیوں کی جدائیوں دوریوں کو آج بازوؤں میں بھینچ کر مٹا دوں۔ صوفی میری آنکھوں میں کھوئی ہوئی، میرے اشعار کے سحر میں جکڑی ہوئی بے جان مورت کی طرح کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے رخساروں کو ہاتھ کے پیالوں میں لے کر اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے، اس کی زلفوں کی لٹوں کو سانسوں میں اڑاتے ہوئے بولا، آخری ہچکی تیری آغوش میں آئے جانا، موت بھی میں شاعرانہ چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہماری نظروں کی تپش آگ پکڑ لیتی اور بھڑکتے جذبات کے شعلوں میں لپیٹ لیتی، اس سے پہلے کہ قربت کی بےتابی ہمیں بہکنے پر مجبور کر دیتی، اس سے پہلے کہ صوفی کے کھلتے گلاب کی پتیوں کی خوشبو سونگھ کر ہونٹ گستاخی پر اتر آتے، اس سے پہلے ہی اچانک ماہی کی آواز نے صدیوں سے ریگستان میں بھٹکے ہوئے دو پیاسے مسافروں کا رخ ندی سے موڑ دیا۔ ماہی کی لرزتی آواز نے ہم دونوں کو چونکانے پر مجبور کر دیا۔ ماہی آنکھیں کھول کر ہماری طرف دیکھتے ہوئے صوفی کو پکار رہی تھی، اپی اپی۔ ہم دونوں نے چونک کر ماہی کی طرف دیکھا تو ماہی ہوش میں آ کر صوفی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ہاتھ کے پیالوں سے صوفی کے رخساروں کو آزاد کرتے ہوئے ماہی کی جانب بڑھا۔
सूफी फुर्ती से मुझसे पहले माही के करीब पहुंचकर उसकी कमर में बाजू डालते हुए उठने में माही की मदद करते हुए माही का सर चूम कर खुशी से बोली, जी आप ही की जानिब सदक़े अपने पत्थर पर। माही सूफी के सीने पर चेहरा छुपाकर रोते हुए बोली, अपी हम कहाँ हैं? ये कहकर माही मेरी जानिब गौर से देखते हुए मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए मेरी जानिब उंगली करके बोली, अब ये किया? यही यासिर भाई हैं? सूफी रोहान से लहजे में सर हिलाते हुए बोली, हाँ ये आए तुम्हारा यासिर भाई है। यासिर ने हमें इन जालिमों की कैद से आज़ाद करवा लिया है। अब हम जल्द ही अपने घर अपनी उम्मी के पास जाएंगे। सूफी की बात सुनकर माही मेरी जानिब देखते हुए बोली, यासिर भाई। मैं आगे होकर माही के सामने बैठकर माही का हाथ पकड़कर उसकी गाल सहलाते हुए बोला, जी बेटा। माही बोली, यासिर भाई अब इतने दिन कहाँ थे? इन लोगों ने हमें क्यों अगवा किया था? वो बहुत जालिम थे, उन्होंने मुझे और अपी को बहुत मारा था। ये कहकर माही रोने लग गई। इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग चुकी थी। माही की ये बात सुनकर मेरा खून खोलने लग गया। मेरा दिल कर रहा था अभी जाकर पूरा मैगजीन डॉक्टर खान पर खाली कर दूं। मैं खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, मैं आ गया हूं ना बेटा। अब परेशान क्यों हो रही हो? जिन्होंने तुम लोगों को अगवा किया था उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। देखो अब तुम्हारी अपी भी खुश है और तुम भी अपने ज़हन पर उन बातों का बोझ मत डालो। जो हुआ वो एक आजमाइश थी, एक बुरा वक्त था जो गुजर गया है। हम बहुत जल्द अम्मी के पास जाएंगे। माही बोली, मुझे अभी अम्मी के पास जाना है। मुझे अम्मी जी बहुत याद आ रही हैं। मैंने कहा, अभी हम अम्मी के पास नहीं जा सकते। तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूं कि फ़ोन पर अम्मी के साथ तुम लोगों की बात करवा सकूं। माही बोली, मगर हम अभी अपने घर क्यों नहीं जा सकते? मैंने कहा, क्योंकि अभी हम अपने घर से बहुत दूर हैं। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम अम्मी के पास चलते हैं। माही बोली, मगर मैं तो ठीक हूं, मुझे अभी ले चली। मैंने कहा, अभी तुम ठीक नहीं हो। जब तुम अच्छे से चलने फिरने लग जाओगी तब हम अपने घर चलेंगे। माही सूफी की तरफ देखकर बच्चों की तरह अम्मी के पास जाने की जिद करते हुए रोने लग गई। सूफी माही को अपने साथ लगाकर इसे हौसला देते हुए चुप करवाने लगी। इसी दौरान मेरी नज़र गुलजेब पर पड़ी। इसने भी पीले रंगी सादा कमीज और सब्ज रंग का पटियाला शलवार और सर पर सब्ज दोपट्टा पहन रखा था। पीले रंग में इसका चिट्टा सफ़ेद रंग मजीद चमक रहा था। इसको यूं गुमसिम देखकर और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मुझे रोना आ रहा था। वो गुमसिम यूं हमें देखे जा रही थी जैसे वो हमें पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं माही के पास से उठकर गुलजेब के पास जाकर बैठे हुए बोला, गुलजेब अब ऐसी तबीयत है तुम्हारी? गुलजेब में चूम कर वीरान आंखों से मेरी जानिब देखते हुए खुश्क होंठों को हिलाते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, हाँ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूं। गुलजेब चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, मैं ठीक हूं। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी गाल पर हाथ रखकर कहा, तुमने मुझे पहचाना? मैं कौन हूं? गुलजेब मेरी बात का जवाब देने की बजाय एक टुक मुझे देखती जा रही थी। मैंने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, क्या मुझे भूल गई हो? याद है जब तुम अपनी अम्मी और अपने भाई और भाभी के साथ कश्मीर से आकर हमारे गांव में शिफ्ट हुई थी? तुम हमारे घर के सामने रहती थी। तुम्हारे एक भाई राजा उस्मान भी था और तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे बाप और उसकी मां ने जहर देकर मार दिया था और फिर उसके बाद वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए थे। इसके बाद मैं तुम्हारे गांव से शहर ले आया था। कुछ याद आया? जब हम बाजार जा रहे थे तो रास्ते में निकाब पोश मुसल्ला अफराद ने हमें रोका था, जिसके बाद वो लोग तुम्हें गाड़ी से जबरदस्ती उतार कर ले गए थे। मैं जैसे जैसे इसको गुज़िश्ता बातें याद करवा रहा था, गुलजेब के चेहरे का रंग सुर्खी माइल होता जा रहा था। मैंने एक बार फिर उसकी अम्मी के कत्ल और कातिलों के बारे में बातें दोहराना शुरू कर दी। जब जब मैं इसकी अम्मी के कत्ल होने की बात करता, गुलजेब जहन पर जोर डालते हुए बेचैनी से मुझे देखती। मैंने जब देखा कि गुलजेब अपनी अम्मी के कत्ल का सुनकर जहन पर जोर डालने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसके दोनों हाथ पकड़कर जज्बाती अंदाज में इसे झंझोड़ते हुए कहने लगा, गुलजेब होश करो, याद करो तुम्हारे साथ कितने जुल्म हुए थे। अभी तुमने अपनी मां के कातिलों को फांसी के तख्ते पर लटका देखना है। याद करो तुम अपनी अम्मी के कत्ल का इंसाफ मांगने के लिए कैसे रोती थी, विल बुलाती थी। याद करो जब तुम्हारे भाई ने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया था। अभी इसको भी तुमने अपने कदमों में गिरकर जिंदगी की भीख मांगते देखना है।
होश में आओ, उधर मेरी तरफ देखो। मैं यासिर हूं। मैंने तुम्हें दुश्मनों की कैद से बाजियाब करवा लिया है। अब तुम आजाद हो। गुलजेब, हमें होश करो, पहचानो मुझे। अभी तुम्हारी माँ के कातिलों से हिसाब चुकाना बाकी है। मैं जारहाना अंदाज में गुलजेब को झंझोड़ते हुए इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को चैनल पर देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि अगली एपिसोड आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।